हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नेम है हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शन। चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस होती क्या है। इसको समझते हैं कि एग्जांपल के बेसिस एग्जांपल को लेकर। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट ए है, तो वो रिएक्टेंट क्या कर रहा है, एक ही टाइम पे कुछ ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ ए रिएक्टेंट हमारे पास सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक ही टाइम पे जो ए रिएक्टेंट है वो दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं। तो इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ए से बी बनना, हम लोग सपोज कर लेते हैं ए से बी। इस रिएक्शंस के थ्रू बी हमारे पास 90% बनता है और ए से जो सी बनता है वो 10% बनता है। तो जिस रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, उस रिएक्शंस को बोला जाता है मेन रिएक्शंस। और जिस रिएक्शंस के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो कम अमाउंट में बनता है, उस रिएक्शंस को बोलते हैं साइड रिएक्शंस। इसका मतलब ए से बी बनना मेन रिएक्शन है, ए से सी बनना साइड रिएक्शन है। तो ये था हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैरेलल रिएक्शंस के बारे में कुछ चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड। तो सबसे पहले जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैरेलल रिएक्शंस के लिए, वो कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग पैरेलल रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट है जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए अब होता क्या है, इसको कैसे समझना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शंस ले लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर रिएक्शंस लिखी थी, मैंने ये मान लिया भी ए से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और उसी टाइम पे ए हमारे पास सी में भी कन्वर्ट हो रहा है कुछ। तो जो ए से बी में कन्वर्ट होने का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और ए से सी में कन्वर्ट होने का रेट कांस्टेंट K2 है। दो अलग अलग रिएक्शंस है तो डेफिनेटली दोनों के रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग ही होगी अपने पास। तो ए से बी वाली जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट K1 है और ए से सी वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। अब एक अगर मेरे पास एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही होती है, जैसे मान लीजिए ए सिर्फ ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा होता, तो इस रिएक्शंस का जो रेट हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के, क्योंकि इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, जो ए से बी है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का है और ए से सी कन्वर्ट होना वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये कंडीशन मस्ट है, पहले ये कंडीशन दी हुई है अपने पास कि जो ए से बी बनना वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और ए का सी बनना भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा बताओ। अगर मैं इस रिएक्शंस के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो रेट मेरे पास क्या लिखा जाएगा, रेट लिखा जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। और वो किसके इक्वल होगा, कुछ ए तो जा रहा है बेटा बी के अंदर, कुछ ए जा रहा है सी के अंदर, तो दोनों को ऐड करूंगा तभी रिएक्शंस का नेट रेट निकल के आएगा। तो मेरे पास रेट का एक्सप्रेशन बनेगा K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए, राइट। क्लियर, क्योंकि पहली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 था, सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है अपने पास। तो ये मेरे पास रेट का एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या करते हैं, अब इसी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते जाएंगे और हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या करेंगे देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो ये मेरे पास बना माइनस डी ए अपॉन, तो ये डी टी था, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, K1 और K2 को मैंने बाहर निकाल लिया। मतलब मेरे पास कॉमन क्या निकल के आ गया, ए मेरे पास कॉमन आ गया। तो ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास बन रहा है माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ से। ठीक है, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो दोनों साइड्स को हम अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। एक्सप्रेशन क्या था, माइनस डी ए अपॉन ए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इज इक्वल टू, वहाँ पे था राइट हैंड साइड पे K1 प्लस K2, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा dt का। लिमिट पुट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी इंटीग्रेट कर रहे हो,
यहाँ पे ए नॉट टू ए। क्लियर? चलिए अब हमारे पास क्या बनेगा, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। इसका मतलब माइनस डी अपॉन ए का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग ए होगा। यहाँ लिमिट्स आएंगी ए नॉट टू ए इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। ओके, यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा, लिमिट्स बनेंगी 0 टू टी। यस, अब माइनस, अब लिमिट को पुट करेंगे, यहाँ पे बनेगा लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये बना के वन प्लस के टू, और यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे आप टी माइनस जीरो, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सप्रेशन क्या बना, यहाँ पे लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टी। अब तो नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये मेरे पास क्या बन गया, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बाई लॉग एन लिख सकते हैं। तो ये बना लॉग ए नॉट अपॉन लॉग ए, लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टी, राइट। तो यहाँ से अगर के वन प्लस के टू का एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं तो के वन के टू इज इक्वल टू वन बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन डियर। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे जो हम लोग लॉग लेके चल रहे हैं वो नेचुरल लॉग है, और अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल लॉग होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग एक्स है, अगर मैं उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो नेचुरल जो लॉग है वो लॉग बेस 10 में मेरे पास कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेचुरल लॉग था, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2.303 से, तो के वन प्लस के टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लीजिए, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया किसका, जो फर्स्ट ऑर्डर में अगर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कोई पैरेलल रिएक्शंस, तो उसके लिए ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ गया। तो के वन प्लस के टू इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, राइट। तो ये मैंने एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया, तो पहला टास्क अपना कंप्लीट हो गया। पहले टास्क में हम लोगों ने करना ही क्या था, हमारा काम था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को बनाना। अब ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे काम आएगा, ये एक्सप्रेशन आपके पास काम आएगा, आपको ए नॉट की वैल्यू मैक्सिमम केसेस में दी होगी, आपको दोनों का के वन के टू की वैल्यू गिवन होगी, और आपको टाइम दे देंगे और बोलेंगे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन निकालो आफ्टर टाइम टी। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी निकाल देंगे, राइट यार। तो यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस को नंबर दे रहा हूँ, ये वाली इक्वेशंस को मैंने नंबर 1 दिया, मैं उन इक्वेशंस को नंबर दे रहा हूँ जिनको आगे जाके मैं यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को नंबर 2 बोल सकते, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, और जो ये लास्ट वाली इक्वेशन थी वो इक्वेशन हमारे पास 3 बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। राइट स्टूडेंट्स, तो सबको यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। तो पहला टास्क अपना कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, नेक्स्ट जो टारगेट है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, concentration of reactant after time t टाइम के बाद जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना रह जाएगा, वो हमने अब कैलकुलेट करना है। देखिए डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे अपने पहले वाले फॉर्मूलेस के थ्रू, उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बनाने वाला हूँ, वो देखिए एक्सप्रेशन क्या है। हमने ये ड्राइव किया था लॉग ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए। देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन वन ए थी मेरे पास, log ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू ये हमारे पास बना था के वन प्लस के टू इंटू टी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस नेचुरल लॉ को अगर इस तरफ ले जाता हूँ तो के वन के टू बेटा ई का पावर बन जाएगा अपने पास, राइट। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लॉ को नेचुरल लॉ को दूसरी तरफ ले गया तो क्या बन जाएगा, वो ई बन जाएगा। तो ई की पावर क्या बनेगी, के वन प्लस के टू इंटू
ए की पावर बन गया, राइट। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाला वैल्यू को नीचे लेके आ रहा हूँ और ए को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन ई रेस टू पावर के वन प्लस के टू इंटू टी। ये मेरे पास बना। अगर मैं इस ई को उठा के ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, राइट है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, और ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है भी टाइम टी पे हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी निकाल सकता हूँ। और ये वाली एक चीज और सुन के देखिएगा, यहाँ पे सोच के देखिए, ये एक्सप्रेशन हमें बेसिकली क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे ये टी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज करेगी तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली तो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, हमारे पास डिक्रीज करेगी, क्योंकि ए नॉट अपॉन ई रेस टू पावर के वन प्लस के टू इंटू टी है। तो ए नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। तो टी के बढ़ने के साथ तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है भी जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन का मैं यूज बहुत जगह पे करने वाला हूँ, राइट हियर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम आता है, हम यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्टर का कंसंट्रेशन निकाल लिया आफ्टर टाइम टी। नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी आफ्टर टाइम टी, राइट। देखिए, अब हमारा काम है बी और सी की कॉन्सेंट्रेशंस को कैलकुलेट करना। सोचिए हम लोग क्या कर रहे थे, हमने ये कहा था कि ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ए बेटा उस पैरेलली हमारे पास सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसका रेट कांस्टेंट k1 है, और जो सेकंड डायरेक्शन है उसका रेट कांस्टेंट k2 है। आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखोगे तो ए के 1 मोल के जाने से बी का 1 मोल बन रहा है, और ए के 1 मोल के जाने से सी का 1 मोल बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी का रेट ऑफ अपीयरेंस है, ठीक है, जो बी का बनने का जो रेट है वो पहले वाली स्टेप में जो ये वाली रिएक्शन है जिसमें ए बी में जा रहा है, इस रिएक्शन के में ए के खत्म होने के रेट के इक्वल होगा डियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हम लोग यहाँ से ये बात बोल सकते हैं जो बी के बनने का जो रेट होगा स्टूडेंट्स, वो पहले स्टेप में ए के खत्म होने के रेट के इक्वल होगा? डेफिनेटली होगा। जितना ए जा रहा है उतना ही बी हमारे पास बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो के वन इंटू ए के इक्वल होगा। क्लियर, राइट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के इक्वल आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। और कौन से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के इक्वल आएगा, जो फर्स्ट स्टेप में ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा। ठीक है, राइट, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, पहले एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट कर लो। ए की वैल्यू को कहाँ से पुट करोगे, इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी लास्ट में इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, जो लास्ट में हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है के का, जो लास्ट में हम लोगों ने के का एक्सप्रेशन लिखा था ये वाला, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू को उठाकर उस इक्वेशंस में अपने वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, ए की वैल्यू पुट करेंगे ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, राइट। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये कहाँ से लेके आया, इक्वेशन 4 से लेके आया। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं।
अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डीबी का इंटीग्रेट करता हूँ डीबी को, और K1 और ए नॉट मेरे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि ए नॉट भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होने वाला है, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ई रेस टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी का इंटू डी टी। ठीक है, तो इस टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू पुट करते हैं 0 टू b। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू टी। अब सोच के देखिए, जब t इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो b का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0 था स्टूडेंट्स। आफ्टर टाइम t, रिएक्टेंट जो b था उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, b हो गया। अब क्या होगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, लिमिट आएगी 0 टू b इज इक्वल टू, ये बनेगा K1 इंटू ए नॉट। अगर आप ई रेस टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ई रेस टू पावर, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ई रेस टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी अपॉन डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा, माइनस K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। ठीक है, ये मैंने ये इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट हमारे पास आएगी 0 टू टी। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, b माइनस 0 इज इक्वल टू बी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b विल बी इक्वल टू K1 इंटू ए नॉट, और यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ गया, माइनस K1 प्लस K2 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा इसके, ई रेस टू पावर माइनस K1 प्लस K2। एक बार यहाँ पे t की वैल्यू t पुट करेंगे, और एक बार एक t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्योंकि अगर t की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे e की पावर 0 बनेगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल टू, ये वाले नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा K1 इंटू ए नॉट अपॉन क्या बनेगा K1 प्लस K2। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 तो पॉजिटिव का बन जाएगा, और ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव की बन जाएगी, तो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, राइट एवरीवन। तो ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया, और ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे आफ्टर टाइम टी पे बी के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के। अगेन स्टूडेंट्स मैं रिपीट करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारे पास, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग वॉर लेवल पे यूज करेंगे। अगर हमें पूछा जाता है भी बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालो आफ्टर टाइम टी, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद होना चाहिए सबको, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन चुका है। तो ये एक्सप्रेशन से हमें बी की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लग गया। ठीक है, अब देखो, इसी एक्सप्रेशन से क्या मैं सी का कॉन्सेंट्रेशन भी डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अगर बी का कंसंट्रेशन निकालना था, फिर तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बना, मेरे पास बना K1 इंटू ए नॉट। क्यों, क्योंकि बी का जो रेट कांस्टेंट है, बनने का रेट कांस्टेंट था वो K1 था। ठीक है, तो पैरेलली अगर मैं इसी तरीके से इसके सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकाल लेता हूँ डायरेक्टली। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मेरे पास क्या निकल के आएगा डायरेक्टली, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K1 प्लस K2 इंटू क्या बनेगा, 1 माइनस ई रेस टू पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। तो सिमिलर तरीके से ये सी की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का अपने पास एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बी का कंसंट्रेशन निकाल लिया, सी का कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब हम अगर अगर हमसे पूछा जाता है कि बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो निकालिए बताओ, तो क्या करो, ये जो बी और सी वाली इक्वेशन थी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो, दोनों को डिवाइड करने पे बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं अपने पास, और हमारे पास इनका जो कंसंट्रेशन के जो कांस्टेंट का रेशो आ रहा है, वही उनके बेटा जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है उसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो K1 K2 है वो एक ही है, जो अंदर वाला K1 K2 है उसको लिख सकते हैं कि ये बनेगा K2 K1 प्लस K2 दिया। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ,
भी एक जगह पे सर आपने कैपिटल ईयर एक स्मॉल ईयर के अलग अलग है, नहीं सेम रेट कांस्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का जो रेशियो आएगा वो उनके रेट कांस्टेंट की रेशियो के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव हुआ जिसको हम लोग यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व में। ठीक है, तो याद रखना है बी और सी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो उनके रेट कांस्टेंट की रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ तक बात हुई। अब क्या करते हैं, अगर आपसे बोला जाता है भी परसेंटेज निकाले, ये बोला जाए भी परसेंटेज ऑफ बी इन मिक्सचर, जो आपके पास मिक्सचर बन चुका है, मिक्सचर में क्या होगा देखो, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो मिक्सचर बने हैं आपके पास उसके अंदर अगर बी का अमाउंट निकालना है, बी का परसेंटेज क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 ईयर। आसानी से निकाल सकते हैं यार, क्योंकि बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कितना आया, K1 अपॉन K2 आया। तो अगर बी का परसेंटेज निकालना है मैंने मिक्सचर के अंदर, तो क्या करूंगा बेटा जी, K1 अपॉन टोटल इंटू बेटा 100 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपने पास वो किसका कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा, बी का कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा मिक्सचर के अंदर। सिमिलर तरीके से अगर मैंने सी का परसेंटेज निकालना हो मिक्सचर के अंदर, तो वो कैसे निकालेंगे, वो K2, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट बेटा K2 है अपने पास, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो ये फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे अगर हम लोगों ने बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आफ्टर टाइम टी। क्लियर। तो एक तो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है, डायरेक्टली वैसे निकाल सकते हैं। अगर अकेला रेट कांस्टेंट से निकालने के लिए बात करता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली निकाल के लगाकर मिक्सचर का जो बी और सी हैं उनकी जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक मैंने आपको बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो भी निकालना सिखा दिया क्या होगा, और फिर ये भी बता दिया भी अगर हम लोगों ने मिक्सचर के अंदर किसी की परसेंटेज निकालनी है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक डन स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले रिएक्शन का ही नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब नेक्स्ट जो अपना टारगेट है, ये पहले रिएक्शंस के अंदर ही बात करें तो पहले रिएक्शंस के अंदर पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक्सप्रेशन देखा, बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, उनकी रेशो को लेकर हम लोगों ने बात की, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के साथ, ये तो सबको पता ही है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितना डिसोशिएट हुआ टोटल में से, राइट। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे ए नॉट है, कोई रिएक्टेंट है, जो मैंने रिएक्शंस लिखी थी, रिएक्शंस में क्या हो रहा था, जो ए रिएक्टेंट था वो मेरे पास बी में भी जा रहा था और वो ए रिएक्टेंट टूट के बेटा सी में भी कन्वर्ट हो रहा था। अगर मैं टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मान लेता हूँ, टाइम जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मान लेता हूँ, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे तो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी जीरो होगा, और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो सी का कॉन्सेंट्रेशन होगा डियर वो भी जीरो होगा। आफ्टर टाइम टी, टी इज इक्वल टू टी टाइम, मैंने ये सपोज कर लिया भी जो एक्स मोल है, ठीक है, एक्स मोल टूट के बी में कन्वर्ट हो गए और वाई मोल टूट के बेटा सी में कन्वर्ट हो गए ए के। तो बताओ आफ्टर टाइम टी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो कितना रह जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। ये मेरे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी पे। क्यों, क्योंकि आफ्टर टाइम टी का मतलब क्यों, क्योंकि टी टाइम पे कुछ रिएक्टेंट बेटा बी में कन्वर्ट हो चुका है और कुछ बेटा सी में कन्वर्ट हो चुका है अपने पास। और इसका मतलब ये हो गया भी आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद जो बी का कॉन्सेंट्रेशन था बेटा वो एक्स था, और टी टाइम के बाद जो हमारे पास सी का कॉन्सेंट्रेशन था वो मेरे पास वाई था, वाई मोल था। ठीक है, अब देखो क्या है। अब आपको ये पता लग गया भी जो ए होता है, ए किसके इक्वल है, ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई के इक्वल है। आफ्टर टाइम टी यार जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ए, वो ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई के इक्वल है। ऐसे ही हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन फोर में हम लोगों ने किया था ए इज इक्वल टू ए नॉट को निकालने, ए को निकालने का फॉर्मूला था ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर
माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये फॉर्मूला भी था अपने पास, ठीक है। दोनों ही बेटा ए के इक्वल हैं, तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशंस। तो अगर हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, अपने पास बनेगा ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये एक्सप्रेशन बना। अब इसको मैं ए नॉट यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूँ, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बना ए नॉट माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, राइट। यहाँ से अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी डियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से x प्लस वाई जो है वो मेरे पास कैलकुलेट हो गया, ए नॉट यहाँ पे कॉमन आ गया मेरे पास, ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, राइट। तो ये मेरे पास वैल्यू है किसकी, x प्लस वाई की। अब देखिए अल्फा क्या होता है, अब अल्फा के बारे में सोचो। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कितना डिसोशिएट हुआ अपॉन कितना लिया था। तो डिसोशिएट कितना हुआ बेटा, x प्लस वाई हुआ, और इनिशियली लिया कितना था, ए नॉट। बताओ, ये वाली बात क्लियर हुई सबको, सोच के देखो स्टूडेंट्स, इस पे दिमाग लगाओ। सभी सभी का दिमाग चलना चाहिए इस वाले आर्टिकल पे। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा जी, एक्स प्लस वाई अपॉन ए नॉट होगा हमारे पास, डेफिनेटली होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई की मैं वैल्यू में निकाल चुका हूँ, और अल्फा मेरे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन ए नॉट आएगा। कैसे आएगा, अल्फा क्या होता है, कितना डिसोशिएट हुआ अपॉन इनिशियली कितना लिया था। तो इनिशियली तो मैंने ए नॉट लिया था, और ए कितना डिकम्पोज हो गया, एक्स प्लस वाई डिकम्पोज हो गया, क्योंकि एक्स बी में चला गया, वाई टूट के बेटा सी में बन गया, मतलब एक्स मोल बी के बने, वाई मोल सी के बने, तो टोटल ए कितना डिकम्पोज हुआ, एक्स प्लस वाई टूटा। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए नॉट। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 6, तो 6 इक्वेशन से अपने को क्या पता लगा, हमने लिखा था अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए नॉट आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या देखा, तो एक्स प्लस वाई को जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया था, वो ए नॉट बाहर निकल कॉमन निकाल लिया था, 1 माइनस ई रेज टू पावर K1 अपॉन K2 इंटू टी अपॉन क्या बना, ए नॉट बना, क्लियर। तो यहाँ से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो रही है, वो हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसका बन गया, अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो अगर मैंने डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 अपॉन टी, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक चीज के बारे में सोचना, अब बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशंस को निकालने का एक्सप्रेशन क्या बनाया था, देखो बी की कॉन्सेंट्रेशंस को निकालने का जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना था, वो ये बना था K1 इंटू ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था बी की कॉन्सेंट्रेशंस को निकालने का, जो कि हम लोगों ने पीछे ड्राइव की था, ठीक है। तो ये मेरे पास बना, तो बी को निकालने का ये फॉर्मूला था K1 इंटू ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। आप सोच के देखो, ये जो पूरी वैल्यू है डियर, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू बेटा अल्फा के इक्वल है या नहीं, ये वाली वैल्यू अल्फा के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखना एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी का कंसंट्रेशन निकालने के लिए K1 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ये मेरे पास रेट कांस्टेंट का मैंने रेशियो लिया, इनटू क्या करूंगा ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला ए नॉट आ गया। और ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा को लिख सकता हूँ, तो इनटू अल्फा ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो मेरे पास आएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन ए नॉट। तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए नॉट ये मैंने लिख दिया। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हुआ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बी की कंसंट्रेशन को निकालने का बन गया K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू हमारे पास बना बेटा एक्स प्लस वाई, राइट डियर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बना है बी की कंसंट्रेशन को निकालने। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इवन की ये वाला फॉर्मूला भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक सबको समझ आया ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैसे बनाए हैं। तो जितने भी एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव किए हैं, अगर ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद है, ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर के जो टेलर रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉब्लम्स है उनको बहुत इजीली आप लोग हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको बात क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। ये जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसके बेसिस पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करेंगे टेलर रिएक्शंस का। नेक्स्ट लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, राइट। अब हमने इस आर्टिकल के अंदर हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करना है पैरेलल रिएक्शंस के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको देखते हैं कैसे। देखिए, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, ठीक है, पैरेलल रिएक्शंस का। तो आप सोच के देखो, अभी तक जितना भी हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शंस के लिए, अगर मैं पैरेलल रिएक्शंस का के इफेक्टिव निकालता हूँ, भी नेट कितना हमारे पास हाफ लाइफ, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर उसका मैं के इफेक्टिव निकालता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास डेफिनेटली K1 प्लस K2 बनेगा। ये बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन आए हैं पहले रिएक्शंस में, जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर के आता था वहाँ पे K1 प्लस K2 आ रहा है। चाहे आप इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देख लो, जो मर्जी एक्सप्रेशन देख लो, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, E मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर, और A ही मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे C के अंदर। तो ये दो रिएक्शन हुई मेरे पास। अब ये जो पहली वाली रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें A B में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग लिख देते हैं T12, ठीक है, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट K1 है। और ए को सी होने का हाफ लाइफ पीरियड लिख देते हैं, इसको T12 लिख देते हैं, और क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। तो आप मेरे को बताओ, पहली वाली रिएक्शंस का अगर T12 में निकालता हूँ, क्योंकि है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 0.693 अपॉन K1, ठीक है। अब अगर दूसरी रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं, तो दूसरी रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा उसमें जो रेट कांस्टेंट बने, तो वो एक्सप्रेशन बनेगा 0.693 अपॉन के टू। और अगर मैं हाफ लाइफ पीरियड ओवरऑल रिएक्शंस का निकालता हूँ, ये जो हमारे पास ओवरऑल जो पैरेलल रिएक्शंस है, इसका अगर मैं टी इफेक्टिव निकालता हूँ, वो मेरे पास किसके इक्वल बनेगा, वो मेरे पास बनेगा 0.693 अपॉन क्या बनेगा, K1 प्लस K2, क्योंकि मुझे के इफेक्टिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे एग्री करते हो, 0.693 अपॉन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे के इफेक्टिव आएगा। और के इफेक्टिव की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.693 अपॉन के इफेक्टिव मेरे पास किसके इक्वल है, K1 प्लस K2 के इक्वल है। तो क्या करो, यहाँ से अब K1 की वैल्यू पुट कर दो। अगर K1 की वैल्यू पुट करोगे, K1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पे ले आके पुट कर दीजिए, तो अपने पास क्या बनेगा 0.693 अपॉन K1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 0.693 अपॉन टी किसका बेटा जी, टी फर्स्ट वाले का,
ठीक है। प्लस क्या बनेगा, K2 की वैल्यू सेकंड से ले लेते हैं, तो K2 की वैल्यू यहाँ से कैरी कर लेते हैं। अगर K2 की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे K2 की वैल्यू अपने पास क्या मिलने वाली है, K2 की वैल्यू मिलेगी 0.693 अपॉन टी हाफ, जो सेकेंड रिएक्शन का था। तो यहाँ से अगर मैं टी हाफ इफेक्टिव निकालता हूँ, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड इफेक्टिव निकालता हूँ, तो किसके इक्वल होगा, 0.693 से 0.693 कैंसिल आउट हो गया। तो जो टी इफेक्टिव हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा 1 अपॉन, जो टी इफेक्टिव की जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा, वो एक्सप्रेशन निकल के आएगा मेरे पास 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, 1 अपॉन, ये देखिए, तो मेरे पास एक्सप्रेशन ऐसा बना मेरे पास है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा 1 अपॉन टी जो हाफ इफेक्टिव है वो इक्वल होगा हमारे पास 1 अपॉन जो फर्स्ट एक्शन का हाफ लाइफ पीरियड था, टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ सेकेंड, राइट। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया किसका, हाफ लाइफ पीरियड का। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें बताएगा भी अगर हमारे पास कोई पैरेलल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन का अगर मुझे ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो, तो ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।